जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 700 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये उसका थर्ड पार्ट है। आई होप इससे पहले जो पार्ट आए हैं आपने देखे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, विलंब ना करते हुए। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक भारी परमाणु के नाभिक के उपखंड। तो आपको पता है जो परमाणु विखंडन होता है उसमें एक भारी जो पदार्थ होता है वो दो हल्के पदार्थों में टूट जाता है और इसमें कुछ जो इसका भार होता है वो एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग आइंस्टाइन के जो फॉर्मूला है E=mc² से समझ सकते हैं। तो आपको याद रखना है परमाणु विखंडन में एक भारी परमाणु दो हल्के परमाणु में विखंडित हो जाता है। वहीं पे अगर नाभिक संलयन की बात की जाए तो दोस्तों जो नाभिक संलयन यानी परमाणु संलयन होता है उसमें दो छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नाभिक संलयन प्रोसेस होती है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया है। जितने भी क्वेश्चन है आप नीचे देख सकते हैं कौन सी ईयर में आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और यहाँ पे उसका कारण दिया गया है। तो आपको बताना है जो अभिकथन है क्या उसका सही कारण यहाँ पे दिया गया है या नहीं दिया गया है, और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अभिकथन दिया गया है कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और यहाँ पे उसका कारण दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनने हैं कि जो अभिकथन है उसका कारण मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला दिया गया है अभिकथन कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, तो दोस्तों ये गलत है। दूसरा दिया गया है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता, तो ये दोस्तों सही है। क्योंकि आपको पता है जो परमाणु विखंडन होता है इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, परंतु यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि किस कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे नॉर्मल एक प्रक्रिया बताई गई है कि परमाणु नाभिक में दो परमाणु टूट जाते हैं तो ये विखंडन है, परंतु यहाँ पे ऊर्जा का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों जो परमाणु बम होता है वो अनियंत्रित नाभिक विखंडन पर आधारित होता है, जैसे कि ऑप्शन बी में लिखा है। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो दोस्तों जो परमाणु प्रस्फोटन होता है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे। तो दोस्तों जो जापान पे गिराए गए थे उनमें जो परमाणु बम है उनका नाम था लिटिल बॉय और फेट मैन। मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। और देख सकते हैं एसएससी 2016 में पूछा गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए ये गिराया गया था 1945 में। वर्ष 1945 में नागासाकी पे गिराए गए बमों में कौन सा जो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले जो परमाणु बम गिराया गया था जापान पे उसमें कौन सा हम लोगों ने एनर्जी कोर यूज़ किया था या फिर उसमें कौन सा हम लोगों ने परमाणु का इस्तेमाल किया था। तो आपको पता होना चाहिए प्लूटोनियम। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया जो संलयन की प्रोसेस होती है इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिकों का निर्माण करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा वाक्य है उससे मैच हो रहा है। दो हल्के न्यूक्लियोइड मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिक संलयन अभिक्रिया है। वहाँ पे दो नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब वहाँ पे दो हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो दोनों मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिक संलयन पर आधारित होता है, परंतु यहाँ पे जो बम की बात की गई है तो दोस्तों कोई भी बम होगा वो अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित होता है, यानी अनियंत्रित नाभिक संलयन पर आधारित है। और देख सकते हैं एसएससी 2011 और बीएसएससी 2016 में पूछा गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। दोस्तों जो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था वो एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं आप कैसे याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बम। तो दोस्तों जो टेलर होता है वो कपड़ों को सिलता है, तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है दो हल्के नाभिक मिलकर एक परमाणु बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो वहीं पे जो टेलर होता है वो भी दो कपड़ों को सिलकर एक बड़े कपड़े का निर्माण करता है, तो आप उसके द्वारा इसको याद कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, नॉर्मल जीके में भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है एनरिको फर्मी द्वारा किया गया था।
एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रोड क्या काम करती है? मतलब यहाँ पे हम लोग एक नियंत्रित रोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मली कैडमियम की बनी होती है। उसका क्या यूज़ होता है? तो दोस्तों वो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि आपको पता है जब भी परमाणु जो विखंडन की प्रोसेस होती है वहाँ पे विखंडन के स्वरूप 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है। वो 3 न्यूट्रॉन अगले 3 परमाणुओं को उत्तेजित करके उनको विखंडन के लिए उत्तेजित कर देते हैं। अगर दोस्तों ये प्रोसेस सडनली हो गई तो एक विस्फोट हो जाएगा। इसलिए जो अतिरिक्त 3 में से दो न्यूट्रॉनों को कैडमियम की छड़ एब्जॉर्ब कर लेती है और एक न्यूट्रॉन एक परमाणु पे गिरता है, जिसके कारण श्रृंखला कंटिन्यू नियंत्रित चलती रहती है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए जो कैडमियम की छड़ होती है उसका क्या यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कैडमियम की छड़ का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कैडमियम की छड़ का। और दोस्तों वहीं पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है शीतलक के रूप में। नाभिक रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? दोस्तों जो नाभिक रिएक्टर होता है वो मुक्ता विखंडन की प्रोसेस पर आधारित होता है। कल्पक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी द्रवित सोडियम का हम लोग वहां पे यूज करते हैं शीतलक के रूप में, यानी उसको ठंडा करने के लिए। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कैडमियम का उपयोग किया जाता है और वहीं पे कैडमियम के अलावा बोरोन की छड़ का भी यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारी जल होता है वो मंदक का काम करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है उसको भी मंदक के रूप में यूज करते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है वो न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जो भारी जल होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो नाभिक संयंत्र होता है उसमें ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है वो मंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी मंदक के रूप में। दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है में विमंदक एवं विशीतक दोनों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो भारी जल होता है वो शीतलक के रूप में भी उपयोग होता है और साथ ही साथ मंदक के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है आयनिक यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। दूसरा दिया गया है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो एक है वो सही हो जाएगा आयनिक यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। तो ये नॉर्मल सा है दोस्तों। अगर आप कुछ भी आयनिक में अगर आप लोहे को ले लो और उसको अल्कोहल में डिजोल्व करो तो वो डिजोल्व नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। NaCl में बंद है, यानी आपको बताना है NaCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो दोस्तों जो NaCl होता है इसमें जो है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी विद्युत बंद पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड। और इसका रीजन ये है कि दोस्तों जो सोडियम होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो क्लोरीन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रक्रिया अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी सहसंयोजक। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा पढ़ते हैं दोस्तों। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक की प्रकृति अधिक होती है यदि उनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। तो दोस्तों जो ध्रुवीय सहसंयोजक होता है वो बंध पानी के अणुओं के भीतर भी परमाणु को बांध कर रखता है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र दोस्तों यहाँ पे दिया गया है MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खोना होता है। दोस्तों जो बेरियम होता है, अगर इसको आदर्श गैस बनना है या फिर इसको नोबेल या फिर अक्रिय गैस बनना है, तो इसके लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों जो ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब देख सकते हैं एसएससी 2016 और आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ऑक्सीकरण में तो आपको पता है ना, ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युती तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो दोस्तों जो ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है, इनमें जो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो दोस्तों जो फ्लोरीन होता है, इसमें जो जितनी भी अवस्था होती है समान होती है, और सबसे नेगेटिव तत्व अगर पूरे हम लोग पेरियोडिक टेबल की माना जाए तो वो फ्लोरीन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, और इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो 9 होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने अच्छे से कवर किया है, आप सिर्फ उस पर जाके देख सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देख सकते हैं, आपको डिटेल में और शॉर्ट में परंतु डिटेल में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता है जो फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 1, और इसको अपनी आखिरी कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जिसके कारण इसका जो दोस्तों ऑक्सीकरण अंक होगा वो हमेशा सदैव 1 ही होगा, क्योंकि इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है OF2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो हो जाएगी +2, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया है, इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है। गलत दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन अंक सदैव +1 होता है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है समस्थानिकता शो करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो फ्लोरीन है ये सबसे प्रबल है। आपको दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी रिएक्शन अपचायी अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है 2HgO, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2Hg, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं वो अलग हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये अपचायी अभिक्रिया है, और देख सकते हैं एनडीए 2006 में पूछा गया था। अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है दोस्तों ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और यहाँ पे दोस्तों जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बताया गया है। तो यहाँ पे बताना है सी निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य कर रहा है? तो दोस्तों जो कार्बन है वो यहाँ पे एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक क्षार होता है। तो दोस्तों ये एक क्षार है। और यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, तो दोस्तों जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी एक क्षार है। एसिटिक एसिड जो होता है दोस्तों ये अम्ल होता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षीण अम्ल, मतलब ये निम्न कोटि का अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये प्रबल एसिड हो जाता है, यानी जो ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है वो हो रहा है बी। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? तो दोस्तों जो उभयधर्मी पदार्थ होते हैं ये अम्ल एवं क्षार दोनों के रूप में क्रिया करते हैं। यदि एक पदार्थ का pH 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है। दोस्तों अगर किसी पदार्थ का pH 7 से कम है तो उसको एसिड माना जाता है। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे अब तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।